हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पिछली वीडियो में हमने 8th क्लास का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर किया था। आज हम शुरू करते हैं फ्रिक्शन वाला चैप्टर। ऐसे ही 1 क्लास में हम पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका चैप्टर भी कवर हो जाए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बीच में वो भी डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है बच्चे। तो फ्रिक्शन को करने से पहले आप पिछली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट है सबसे पहले उस चैप्टर में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके। तो जब आप लोग वो चैप्टर अच्छे से देखोगे तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। प्रीवियस वीडियो देखना पहले और फिर इस क्लास को देखना। अगर किसी को नहीं मिलती कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी लिंक इसके साथ, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम फ्रिक्शन। अब वहाँ पे हमने जब टाइप ऑफ फोर्सेस की बात की थी, फर्स्ट हमने उसमें किया था कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस के जब टाइप की बात की थी ना हमने, तब हमने उसमें 2 टाइप के किए थे। फर्स्ट था उसमें मस्कुलर और सेकंड था उसमें फ्रिक्शन। है ना, याद आ गया होगा जिसने वो चैप्टर किया होगा अच्छे से, है ना। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये फोर्स होता है हमारे पास जब दो सरफेस है जो कॉन्टैक्ट में आते हैं। अप्लाई ये फोर्स कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करते हैं, फ्रिक्शन का मीनिंग होता है घिसना। है ना, हिंदी में इसको हम घर्षण बल बोलते हैं। तो फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है? घिसना। अब नॉर्मल सी बात है, आप लोग खेलते हो फुटबॉल वगैरह, बॉल को जब आप रोल डाउन करते हो किसी भी सरफेस के ऊपर, आप देखते हो कि अगर हम उस पर कोई फोर्स भी ना लगाएं ना तो वो अपने आप स्टॉप हो जाती है ना। ऐसे ही व्हीकल्स की बात करते हैं हम। व्हीकल्स को जब हम एकदम ब्रेक लगाते हैं वो एकदम स्टॉप नहीं होती कि एकदम होगी, पहले वो स्लो डाउन होती है फिर वो स्टॉप होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, मतलब ये इसका रीज़न क्या होता है? तो देखो यहाँ पे पहले एक्टिविटी है हमारे पास एक, ये डायग्राम है। देखो यहाँ क्या है, ये एक बॉयज़ को दिखा रखा है कि अगर रफ सरफेस है उस पे चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर उसी के ऊपर बनाना पील पड़ा है और बनाना पील से अगर हमारा पैर उसके ऊपर से चला जाए तो हम वहाँ पे पैर हमारा स्लिप हो जाता है। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो वो बनाना पील है ना, जो उसका सरफेस है वो बहुत स्मूथ है। ठीक है, हमारे नॉर्मल ग्राउंड सरफेस के कंपैरिजन में, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो वहाँ पे कम हो गया। वहाँ पे जो सरफेसेस हैं वो कांटेक्ट में नहीं आए, प्रॉपर इंटरलॉकिंग नहीं हुई, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। हम फॉरवर्ड नहीं मूव कर पाए, इसीलिए हम वहीं पे गिर जाते हैं। ठीक है बच्चे। तो हमारे पास मेन जो कंसेप्ट है, मेन जो बात है फ्रिक्शन की, यहाँ पे क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, अगर मैं सिंपल से बात करूँ, यही है कि जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम अपने पेन से पेंसिल से लिख सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि कहाँ फोर्स की बात है, कहाँ लिखने की बात है, ये तो कहीं से लिंक नहीं है, लेकिन ये लिंक है। चैप्टर करते करते यही कंसेप्ट मैंने आपको समझाने हैं। कैसे आपके टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो भी फ्रिक्शन का कंसेप्ट है, आप कैसे मूव करते हो वो भी फ्रिक्शन का कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन आप आईसी सरफेस पे, ज़्यादा प्लेन सरफेस पे क्यों गिर जाते हो, वो भी फ्रिक्शन का ही कंसेप्ट है सारा वहाँ पे। अब देखो एक्टिविटी दिखाई गई है यहाँ पे। इस एक्टिविटी में क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि एक बुक रखी है टेबल पे, अगर आप उसको पुश करते हो तो एक बार तो वो मूव करेगी, और लेकिन उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी, और फिर से उसी एक्टिविटी को रिपीट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या बुक फिर भी ऐसे स्टॉप होगी? स्टॉप तो होगी बुक, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, जब हमने अपोजिट डायरेक्शन में की उसको, तो उसकी मोशन है जो अपोज हुई, है ना। और अपोजिंग मोशन की हमने क्यों बात की है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमारा एक तरह से अपोजिंग ही करता है। ठीक है, मोशन को अपोज ही करता है। जैसे हमने बोला है ना, चलती हुई बॉल रुक जाती है, उसके मोशन से वो रेस्ट में आ गई, दैट इज अपोजिशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है? द फोर्स विच अपोज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चे। अब आपने ये देखा होगा कि अगर आप फोर्स को ना लेफ्ट साइड से अप्लाई करते हो, और तो फ्रिक्शन किस साइड से होगा? राइट साइड से। ऑन द अदर हैंड, इसी को अगर उल्टा बोलते हैं, अगर राइट साइड से फोर्स है तो फ्रिक्शन क्या होगा? लेफ्ट साइड से। यानी कि दोनों ही केसेस में क्या होता है? फोर्स है जो अपोज करता है बुक की मोशन को। तो फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, हमेशा अपोज करेगा आपका अप्लाइड फोर्स को। इस एक्टिविटी में हमने यही बात की है। अब हमारा कंसेप्ट आता है यहाँ से कि फैक्टर क्या क्या हैं जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर की हम बात करते हैं, दैट इज सरफेस।
जो फ्रिक्शन है वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है? जो फ्रिक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ना, वो सरफेस की हेल्प से ही हुआ था। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है हमारे पास, ये डायग्राम दिया है, फिगर दिया आपको 12.3। इसमें क्या दिखाया है, एक स्ट्रिंग को टाई कर रखा है ब्रिक के अराउंड, और जब हमने इसको ब्रिक को पुल किया स्प्रिंग बैलेंस से, तो देखो कोई ना कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं, और जब हम रीडिंग नोट करते हैं वहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर उस फोर्स की, जब वो मूव करना जस्ट उसने स्टार्ट किया था, तो ये हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देता है सरफेस ऑफ ब्रिक का एंड फ्लोर का। ठीक है, अब हम इस एक्टिविटी में एक चेंज करते हैं। चेंज हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपकी ब्रिक है ना, ब्रिक के ऊपर एक पॉलीथिन रैप कर दो और फिर रिपीट करो, तो देखना अपने क्या आपकी रीडिंग में कोई चेंज आएगा, कि पहले जो रीडिंग थी अप्लाइड फोर्स की, क्या अब वो चेंज हुई है, यही चीज़ देखनी है हमने। यहाँ पे एक सेकंड एक्टिविटी ले रखी है, ये स्प्रिंग बैलेंस का बता रखा है। ये तो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होती है, फोर्स को जो मेज़र करती होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगाते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखो इसमें ये कोल्ड स्प्रिंग होती है, और यहाँ पे आपकी नंबरिंग है जो मेजरिंग दी होती है फोर्स के लिए। ठीक है, ये फर्दर एक एक्टिविटी है इंक्लाइंड प्लेन वाली। इंक्लाइंड प्लेन लिया है हमने, और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से ना अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से मूव करवा के देखते हैं। ठीक है, एक वुडन बोर्ड लिया है, उसके साथ इंक्लाइंड प्लेन बना लिया हमने। ठीक है बच्चे, वहाँ से हम कभी कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट को हमने लिया, जैसे फर्स्ट में ये देखो सेल लिया है, सेकंड में उसने क्या किया है, कुछ और ऑब्जेक्ट ले लिया होगा सेल की बजाय। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या वो सेम टाइम पे होते हैं, क्या वो जो डिस्टेंस कवर करते हैं पेंसिल सेल, वो मतलब हर बार डिफरेंट होती है या फिर वो सेम होती है। तो हम देखते हैं वो हर बार डिफरेंट होती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पे रीज़न मेनली ये रहता है हमारे पास, फ्रिक्शन जो होता है सरफेस की इरेगुलरिटीज़ की वजह से होता है। जब सरफेस हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन का कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब अगर ना हमारे पास जो सरफेस बहुत स्मूथ लगते हैं, उसमें भी बहुत इरेगुलरिटीज़ होती हैं अगर उसको ध्यान से देखते हैं, और वो जो इरेगुलरिटी होती हैं वो एक दूसरे को लॉक कर लेती हैं, है ना, और हम फिर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं उस इंटरलॉकिंग को खोलने के लिए, और जब वो फोर्स हम अप्लाई कर देते हैं तभी मोशन होती है। ठीक है, और जो रफ सरफेस होते हैं उन पे ज़्यादा इंटरलॉकिंग होती है। अब एक ना नॉर्मल सी बात है, रफ सरफेस पे आप कोई चीज़ रखते हो, उसको आप मूव करते हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर वही चीज़ आपकी स्मूथ सरफेस पे रखी है। स्मूथ पे आप हल्का सा उसको पुश करोगे वो चली जाएगी, रफ़ पे वो हल्के से पुल से नहीं जाएगी, क्योंकि जो रफ़ की इंटरलॉकिंग है वो ज़्यादा होती है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम स्मूथ की बात करते हैं, वहाँ पे आपका फ्रिक्शन है जो वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये कंसेप्ट होता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सरफेस का, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ग्रेटर होता है अगर हमारे पास रफ सरफेस है। ये देखो जो लास्ट लाइन है ना, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है बच्चे, ये सरफेस ऑफ बुक है, सरफेस ऑफ टेबल है, ये देखो इस तरह से इंटरलॉकिंग होती है। ये जो जिग जैग दिखा रखा है ना आपको ब्लू और ये ब्राउन सा कलर, ये इंटरलॉकिंग है। ठीक है, इंटरलॉकिंग मतलब आपस में वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर चले गए हैं। ठीक है, इंटरलॉकिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो, ये तो हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से ये एक दे रखा, पुश करते हैं हम बॉक्स को उसको मूव करने के लिए, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास यहाँ से क्या है, यानी कि जो फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन की बात है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, जब ना ऑब्जेक्ट ने सिर्फ स्टार्ट करना, मतलब मूव करना सिर्फ स्टार्ट किया, उस टाइम पे जो हमने फोर्स लगाया, दैट फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फोर्स जो हमने उस टाइम पे लगाया जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना जस्ट स्टार्ट किया, ठीक है, वो मोशन में नहीं हुआ अभी, जस्ट स्टार्टेड, तो वो हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा होता है वो? स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे ये एक्टिविटी इसी के लिए दे रखी है, ये जो इस वाली है ना, कि जो फ्रिक्शन होता है हमने बताया इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। यहाँ पे हमने क्या है, ये एक बॉक्स ले रखा है, बॉक्स को मूव कर रहा है, और फिर हमने एक हैवी बॉक्स ले लिया है ना, एक दूसरे के ऊपर रख दिए, मतलब वो हम देखेंगे उसमें ज़्यादा वो लगेगा वहाँ पे। ठीक है बच्चे,
उसके बाद है कि जब ये बॉक्स स्लाइड करना शुरू कर देगा तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं सरफेस के, उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है लॉक होने के लिए। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, यानी कि उस टाइम पे जो फोर्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कंसेप्ट को समझो एक बार दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन तो होता है जब आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ मूव करना स्टार्ट किया, उस टाइम पे जो हमने अपोजिंग फोर्स लगाया, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरी, वो ऑब्जेक्ट ने स्लाइड कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मतलब उससे अगला मोशन में वो आ गया, अब हमें जो फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा अपोजिंग के लिए वो तो कम होगा ना अब, क्योंकि इंटरलॉकिंग है जो उसकी एक बार ओपन हो चुकी है, वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब दूसरा फोर्स तो हमने कम लगाया, यानी कि जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है स्मॉल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। एंड दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इवन के जो कंपटीशन के पेपर होते हैं ना, आप आगे जाके ये दोगे HSSC CET वगैरह, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न पूछ लेता है, इसका ऑर्डर पूछ लेता है। आगे आप एक और पढ़ोगे रोलिंग फ्रिक्शन, तो स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग का। तो स्लाइडिंग आपने, अगर आपको दो का भी ऑर्डर पता है ना, तो MCQ में आपका क्वेश्चन ठीक होने के 90% चांस होते हैं। तो याद रखना ये चीज़, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जो हमारा कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। ठीक है, फ्रिक्शन हमारे पास नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है ये। अब इसके कुछ मतलब इविल बोला है, उसका भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अब हमारे पास क्या होता है, देखो अगर हम बात करते हैं इसकी, एक तो आपने ये लिया है पोट ले रखी है आपने हाथ में, कुल्हड़ जिसको बोलते हैं, और एक आपने टम्बलर ले रखा है, तो आपके लिए कौन सा लेना इजी होगा? तो आप ऑब्वियस है बोलोगे कुल्हड़ पकड़ना इजी होगा, क्योंकि ग्लास टम्बलर है जो उसका फिसलने का डर रहता है, क्योंकि जो सरफेस है टम्बलर का वो ग्रीसी होता है। ठीक है, या फिर इसके ऊपर जैसे ना आपने देखा होगा मदर्स जब किचन में काम करती हैं, उनके घी के हाथ होते हैं, ऑयल के होते हैं, तो वो आपको कई बार बोल देती है कि बेटा ये चीज़ पकड़ाना। क्यों? क्योंकि उनके जो हाथ है वो ऑयली है, और अगर वो किसी चीज़ को ऐसे उठाएंगे तो ऑयली होने की वजह से वो फिसलने का एकदम डर रहता है। ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन है जो बहुत कम होता है, क्योंकि सरफेस वहाँ रफ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल होता है कि हम ग्लास को होल्ड कर रहे हैं जब वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, ऐसे ही अगर मूविंग की बात करते हैं, जो वेट मडी ट्रैक होता है, क्या वहाँ पे मूव कर पाते हो आप लोग? और एक रफ सरफेस है, वहाँ पे आप आसानी से मूव कर पाते हो। ये आ गया वो एग्जाम्पल जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, चैप्टर शुरू किया, यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। आपने देखा है कभी हवा में लिख के? ट्राई करना, अभी ट्राई करना वीडियो देखते देखते, कोई सरफेस ही नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगा, कोई इंटरलॉकिंग ही नहीं होगी, तो आप लोग कैसे लिख पाओगे? नहीं पॉसिबल ना। हवा में लिख के देखा है कभी किसी ने? लिख सकते हो हवा में? नहीं होता बच्चे ये। तो हमारा जो ये राइटिंग का कंसेप्ट है ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। ठीक है, चौक से जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो जो रफ सरफेस है रब ऑफ कर लेता है, चौक पार्टिकल को स्टिक हो जाती है वो वहाँ पे, और इस तरह से हम बोलते हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन का कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन की एप्लीकेशन में आ जाता है ये। उसके बाद है कि अगर फ्रिक्शन चौक और बोर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? ऑब्वियस सी बात है, हम नहीं लिख पाते। अब यहाँ पे ये दिखा रखा है हमारे पास कि जो शोल होते हैं शू के, ये भी हमारे पास अब फ्रिक्शन की ये मतलब कमियां भी होती हैं कुछ ना कुछ। जैसे हमारी मशीनरी है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं, कॉन्टीन्यूसली वर्किंग की वजह से, कॉन्टीन्यूसली हीटिंग की वजह से। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हम ये शूज़ हैं जो हमारे शूज़ के ये मतलब सोल्स होते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूव होने की वजह से इनका जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से घिस जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं फ्रिक्शन एक ईविल भी है। ठीक है, वियर आउट करता है ये मटेरियल को, जैसे स्क्रूज हो गए, बॉल बियरिंग, सोल ऑफ शूज़, है ना। अब हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, ये ना यहाँ पे ये भी होता है, बल्कि ये ब्रिजेस के ऊपर से जो मूव करते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, तब तो बहुत जल्दी वॉर्न आउट हो जाते हैं, वही पता ही आपको नुकीले वो होने की वजह से वहाँ पे। अब जो फ्रिक्शन का नेक्स्ट कंसेप्ट है, आपने देखा है कि लगातार कोई भी मशीन चलती है, एकदम आप उसको हाथ लगाते हो, इवन आपका सेलिंग फैन भी जो होता है एकदम हाथ लगाते हो, वो कितनी गर्म होती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं।
एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है एवरीडे लाइफ का। आप अपनी पाम्स को, दोनों पाम्स को रब करके देखो, 2 मिनट तक भी उसको रब करते हो ना, और फिर अपने फेस के लगा के देखना कितना गर्म फील होगा वो आपको। ठीक है। अच्छा, रफ सरफेस होने की वजह से ही हम एक मैच स्टिक को स्ट्राइक करते हैं, तभी ये फायर कैच करती है। ठीक है बच्चे, तो ये सब हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन के एग्जाम्पल हैं कि जहाँ से हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा कि गिव 2 और 3 एग्जाम्पल्स फॉर एक्सप्लेनिंग दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। तो आपने ये एग्जाम्पल वहाँ पे डिस्कस कर लेने हैं। अब नेक्स्ट है कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे रिड्यूस करें, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी भी है और फ्रिक्शन एक ईविल भी है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और कहीं ना कहीं हमें उसको कम करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब हमारे पास क्या है कि कुछ सिचुएशन होती हैं कि जहाँ पे जैसे फ्रिक्शन है जो वो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है, कि जो सोल होते हैं जैसे हमारे शू के, वो आपने देखा है ग्रूव्ड होते हैं, ये देखो जो दिखा रखे हैं। टायर जो होते हैं वो भी ट्रेडेड कर दिए जाते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये शू शोल को वो कर सकते हैं, ग्रूव कर सकते हैं, टायर्स को हम यहाँ से मतलब ट्रेडेड होते हैं ये। तो इस तरीके से फ्रिक्शन यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाता है। फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं हम ये ब्रेक पैड्स में इंक्रीज़ करते हैं, ब्रेक सिस्टम जो होते हैं इसके, हमारे बाईसाइकिल्स वगैरह के। ठीक है जी। तो जब ना ये इसमें वो करते हैं ब्रेक सिस्टम में, ब्रेक पैड जब यूज़ करते हैं, तो आप जब एकदम राइड कर रहे हो ना बाईसाइकिल को, ब्रेक पैड को अगर आप टच नहीं करते व्हील्स के, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है यहाँ से कि जब हम प्रेस करते हैं ना ब्रेक लेयर को, ये जो पैड है ये मोशन को अरेस्ट कर लेते हैं रिम को, मतलब फ्रिक्शन की वजह से, और व्हील स्टॉप हो जाता है हमारा। उसके बाद है, ये भी देखा होगा आपने, ये नेक्स्ट एग्जांपल कबड्डी प्लेयर का बताया है। कबड्डी प्लेयर के डायरेक्ट खेलना शुरू करते हैं, नहीं वो डायरेक्ट नहीं खेलते, क्योंकि उन्हें पता है कि डायरेक्ट खेलने से जो स्मूथनेस है हाथों की, वो हाथ हैं जो ज़्यादा स्लिप करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने हैंड्स पे सॉइल को रब कर लेते हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक होते हैं ऐसे ही, कोई ना कोई सब्सटेंस अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, बेटर ग्रिप के लिए। अच्छा, ये कैरम बोर्ड का एग्जांपल अच्छा है, पेपर में भी आ जाता है। पाउडर स्प्रिंग करते हैं ना, ताकि जो यहाँ पे है ना फ्रिक्शन है जो वो कम हो जाए। वैसे तो स्लिपरी सरफेस होता है, हमने जब पाउडर अप्लाई कर लिया तो ये थोड़ा रफ सरफेस हो गया, तो अब ये ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, यहाँ पे फ्रिक्शन हो गया ना, तो अच्छा हो जाता है यहाँ पे। तो उसके बाद है हमारे पास फ्रिक्शन को हम यूज़ करते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे ये ऑयल ग्रीस या ग्रेफाइट वगैरह अप्लाई करते हैं मशीन्स के मटेरियल में, उनकी ना एक थिन लेयर बन जाती है, और जो हमारा सरफेस होता है वो डायरेक्टली रब नहीं करता। ठीक है, फ्रिक्शन को अब हम डिक्रीज़ कैसे करेंगे, फ्रिक्शन को कि मतलब जल्दी हमारी मशीनरी ख़राब ना हो। जो इंटरलॉकिंग होती है, जो इरेगुलरिटीज़ होती है, उसको फिर काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं हम। जो मूवमेंट होती है वो स्मूथ बन जाती है। तो वो सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट की डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है। तो जब दो सरफेसेस के बीच में ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर लिए जाते हैं, दैट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और कंसेप्ट है यहाँ से फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, दैट इज़ व्हील्स। देखें आपने, ये बॉल बेयरिंग वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है 12.14, ये रोलिंग दिखा रखी है ना इसने, इसकी सूटकेस के। यहाँ पे हमारे पास ये ट्रॉली बैग है। अब ये जो ट्रॉली बैग है, सपोज करो इस पे ये व्हील ना होते, तो क्या ये बच्चा एबल होता इसको पुश करने में, इसको पुल करने में, सॉरी, पुल कर रहा है ना वो, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, पुश नहीं कर रहा। पिछले कंसेप्ट भी साथ में रिवाइज करते चलने हैं, ठीक है। फोर्स वाले चैप्टर में यही कंसेप्ट समझा था हमने अच्छी तरह से। तो यहाँ पे अगर सपोज करो ये हमारे पास व्हील ना होते, तो क्या ये बच्चा इस ट्रॉली बैग को पुल कर पाता, उसके लिए डिफ़िकल्ट होता, ठीक है। लेकिन अब जब ये टायर हैं तो अब इसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि जो ये टायर है ना, मतलब जो ये व्हील हैं, ये हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे लगेज को के साथ ये इस तरह से फिट किए होते हैं कि अब ये बच्चा इसको ईजिली पुल कर रहा है। पुल करना मतलब क्या है, हमारे पास जब एक बॉडी रोल करती है दूसरे सरफेस के ऊपर, तो जो रेजिस्टेंस होता है इस मोशन का, इसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि जो रोलिंग है ना, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है।
रोलिंग फ्रिक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है, ईजी हो जाता है। जो रोल होता है स्लाइड की बजाय, मतलब उसको हमारे लिए पुल करना, यही रीज़न होता है कि जो लगेज को के हैं जो फिट किया जाता है इसको रोलर्स के साथ। अब हम समझते हैं कंसेप्ट की जो व्हील है उसको ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्यों बोला था, ठीक है, कि हमारे पास ये बड़ा अच्छा ये डिस्कवरी हुई थी इसकी, बहुत बेनिफिशियल था ये। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो हमारा कम होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन था वो कम किससे था, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन से। पढ़ा है ना ये कंसेप्ट हमने। अब जो स्लाइडिंग है उसको हम रिप्लेस करते हैं कई मशीन्स में रोलिंग से, बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके। जैसे आपने ये एक्सल जो सेलिंग फैन होते हैं, बाईसाइकिल होता है, इनके एक्सल में देखे भी होंगे। यहाँ पे आप डायग्राम ये देख भी सकते हो, दिखा रखा है बॉल बियरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शन की हमने बात कर ली है, और अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट कंसेप्ट आई थिंक कि ये फ्लूइड का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है। देखो हम मेनली मैटर की 3 स्टेट की बात करते होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब हम गैस और लिक्विड की कंबाइन बात करते हैं ना, तो उनके लिए हम एक कॉमन नेम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड हमारा गैस और लिक्विड के लिए एक कॉमन नेम होता है, ठीक। अगर हम अब बात करते हैं कुछ लिक्विड और कुछ गैस के एग्जांपल की, जैसे वाटर की अगर मैं बात करूं, तो वाटर एक्सर्ट करता है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है ना। तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमारे पास बताता है हमें कि फ्लूइड में भी फ्रिक्शन का कंसेप्ट है जो वो इंट्रोड्यूस है। तो फ्लूइड भी एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक तो आप उसको बाहर मूव करवा रहे हो, और एक आप उसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर मूव करवा रहे हो। वाटर के अंदर जो उसकी स्पीड है बाहर वाली स्पीड से कम होगी ना, क्यों, क्योंकि जो वाटर के अंदर है, जो लिक्विड है, वो जो फ्लूइड है, वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है वहाँ पे। और जो फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड एक्सर्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ड्रैग, ड्रैगिंग फोर्स हम इसको बोलते हैं। कहीं कंफ्यूज हो जाओ, पेपर में आ जाए ड्रैग के नाम से और बोलो मैम ने तो करवाया ही नहीं था, ठीक है। तो ड्रैग इसका नेम होता है कि जब फ्लूइड है जो फ्रिक्शन फोर्स है जो एक्सर्ट करते होते हैं। अब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है बच्चे आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो फ्लूइड का की केस की अगर हम बात करते हैं तो वो उसकी स्पीड पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स शेप पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि डिफाइन द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड। तो आपने बताना है कि सरफेस के ऊपर करता है, अभी पीछे हम पढ़ के भी आए हैं ना, शेप के ऊपर भी करता है, फ्लूइड के नेचर के ऊपर भी करता है। तो हमारे पास क्या है कि इसको फ्लूइड वाले को तो आपने मोशन से ही बता देना, अभी मैंने ऊपर सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा भी दिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं ना बर्ड और फिशेस की, ये भी मूव करते हैं, है ना, फ्लूइड्स के अंदर ऑल टाइम। इनकी जो बॉडी होती है वो भी अपनी अपनी शेप को मतलब गेन कर लेती है, जिससे वो एनर्जी का लॉस भी कम हो और वो फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर पाएँ। ये हमने 6th क्लास में भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है इस शेप के बारे में, ठीक है। अब जैसे एरोप्लेन की शेप होती है, ये बर्ड्स के जैसी शेप होती है। ऐसी शेप क्यों होती है इसकी, यानी कि व्हीकल्स को भी इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, उनके पैटर्न के बेसिस के ऊपर ही, ठीक है, कि फ्रिक्शन फोर्स को जैसे वो ओवरकम करते हैं, एनर्जी लॉस को लेस करते हैं, इसी तरह से हम अपने व्हीकल्स में वो कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आई थिंक ये फ्रिक्शन वाला आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये आपके कुछ कीवर्ड्स दिए, व्हाट यू हैव लर्नट भी आपने करना है। ये देखो, ये इसमें ना व्हाट यू हैव लर्नट में ये बीच में देखो ये वाली लाइन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, याद रखनी है ये बात अच्छे से, ठीक है। और फिर ये कि जब एक बॉडी रोल करती है अनदर बॉडी पे, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है बच्चे। तो पहले आता है रोलिंग फ्रिक्शन, अगर मैं बात करूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर की, फिर होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और फिर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। मशीन्स में हम कैसे रिड्यूस करते हैं, बॉल बियरिंग यूज़ करके। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कैसे मिनिमाइज़ करते हैं, सुटेबल शेप दे के फ्लूइड्स में, ठीक है। उसके बाद है फ्रिक्शन अपोज करता है, तो नॉर्मल सा ही है। फ्रिक्शन डिपेंड किस किस पे करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे, शेप पे, ओके।
अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर है। जिस बच्चे ने चैप्टर को अच्छे से सुन लिया, क्वेश्चन आंसर आई थिंक वो कर सकता है। देखो फिलअप्स देखते हैं। फ्रिक्शन अपोजिस द, क्या किसको अपोज करता है फ्रिक्शन? शुरू में मैंने 6-7 बार बताया, फ्रिक्शन अपोजिस द मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन? हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन, हम पाउडर वो कर लेते हैं ना, कैरम बोर्ड पे छिड़क लेते हैं, वो क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। देखो डिक्रीजिंग लिखा है, मैंने अभी जो आपको बताया था वो मैंने इंक्रीजिंग बताया था। इंक्रीजिंग का मतलब है पहले सबसे जो कम था वो बताया मैंने, रोलिंग, फिर मैंने आपको बताया था स्लाइडिंग, फिर मैंने आपको बताया था स्टैटिक। अब ये उल्टा है तो आप उल्टा पैटर्न बता दो, पहले स्टैटिक फिर स्लाइडिंग फिर रोलिंग। कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन है। पेपर में ध्यान से देखना है, उसने इंक्रीजिंग पूछा है या डिक्रीजिंग पूछा है। कई बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना लिख के वो साइन भी दे देता है आपका, वो ग्रेटर देन लेस देन का मैथ वाला जो होता है, तो ध्यान से देखना आपने, ठीक है बच्चे। अच्छा, इनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ये फ्रिक्शन का ही बताना आपने, किस पे ज़्यादा होगा किस पे कम होगा, देख लेना, ये क्वेश्चन ईजी सा है। अच्छा, ये एक्सप्लेन वाई वाले क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं शो विथ स्पाइक्स, वही है ना कंसेप्ट हमारा, जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। ये बताना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से? क्योंकि सरफेस पे डिपेंड करता है। स्टैटिक के टाइम पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है, स्लाइडिंग के टाइम पे इंटरलॉकिंग है जो वो ओवरकम हो जाती है, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होता है। एग्जाम्पल्स देने हैं, देखो फ्रिक्शन इज़ बोथ अ फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड क्यों है? फ्रिक्शन की हेल्प से ही वी कैन वॉक, वी कैन राइट विद अ पेन, वी कैन राइट विद पेंसिल, वी कैन राइट विद चौक ऑन ब्लैक बोर्ड। और फो क्यों है? क्योंकि जो मशीनरी है उसके जो पार्ट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, शू के जो शोल है वो जल्दी हमारे फट जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल भी दे देने हैं। और फ्रिक्शन हमारा हीट प्रोड्यूस करता होता है, ठीक है बच्चे। 10th एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग द फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप, वही फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये मेन क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, ये एक क्लास में ही कंप्लीट चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से सुनते हो। एक बार की बजाय आप वीडियो को 2 बार सुना करो, क्योंकि एक बारी में करने से नहीं सब समझ आता। साथ में अपनी बुक रखा करो, जहाँ मैं बोलती हूँ ना कि बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, उस लाइन को वहीं पे अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। जो मैं बोलती हूँ कि ये एग्जाम्पल कर लो, ये आगे भी काम आएगा। अब ये फोर्स का फ्रिक्शन का कंसेप्ट ये मत समझो कि सिर्फ 8th क्लास में है, थोड़ा बहुत ये फोर्स का 9th में भी आता है। 11th में साइंस लोगे, वहाँ पे पूरे यूनिट भरी पड़ी हैं। अब अगर बेसिक क्लियर कर लोगे तो आगे यही एग्जाम्पल है, बस इनको थोड़ा सा ब्रॉड कर रखा है। अब अगर आपकी फ़िज़िक्स का बेस बन गया तो आगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वहाँ पे लाइक भी किया करो। एक जितने व्यू होते हैं ना तो उतने लाइक होते ना उतने कमेंट होते। कमेंट किया करो, लाइक भी किया करो, और ट्राई किया करो बच्चे मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है तो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है बच्चे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।